हेलो बच्चों। तो अब हम लोग जो है वो शुरू करने वाले हैं पॉल साइंस का एक लेसन सीरीज। ये हमारा होगा लेसन सीरीज। अच्छा, ये लेसन सीरीज क्या होगा, तो इसमें ना हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स का हम एक समरी आपको जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। हर एक लेसन का एक समरी दे देंगे और ये समरी मुश्किल से 15-15 मिनट का होगा। इस 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जो सिलेबस है वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रिकैप कर सकते हैं बड़ा जल्दी जल्दी। जैसे देखिए, हम आज शुरू करते हैं लेसन 1 से, फिर लेसन 2 पे आएंगे, फिर लेसन 3 पे आएंगे, ऐसे ही चलेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड वाले बुक से चलते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो बुक है अपने पास, उससे शुरू करते हैं। देखिए, उसका फर्स्ट चैप्टर है अपने पास एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। सबसे पहले देखिए, बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा जाता है, तो याद रखिए एग्जिस्टेंस ऑफ टू सुपर पावर, existence of two superpower in the world at the same time। ठीक है, in the world at the same time, एक ही समय पे वर्ल्ड में दो सुपर पावर का एग्जिस्ट करना जो है वो बाइपोलैरिटी नाम दिया गया है। और ये दो सुपर पावर कौन थे आपको पता है, एक तरफ अपने पास था यूएसए और दूसरी तरफ अपने पास था यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर क्या था इसके बारे में देखिएगा, इसी को हम दूसरा नाम से बोलते हैं द सोवियत यूनियन। क्या बोलेंगे इसको, द सोवियत यूनियन। अब देखिए, ये जो अपने पास सोवियत यूनियन है इसके बारे में देखिए, ये जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, ये 15 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन था। इट वाज अ ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज। ठीक है, 1917 में फॉर्म हुआ था। इसका फाउंडर जो है वो लेनिन है। फाउंडर जो है वो कौन है, लेनिन है। उसके बाद याद रखिए, इसकी इकोनॉमी जो है वो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। सोशलिस्ट और ये कैपिटलिस्ट दो फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होते हैं, तो ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी था। उसके बाद याद रखिए कि ये जनरली हम बताते हैं रियल फाउंडर इसका स्टालिन है। रियल फाउंडर जैसे ही देखिए, इसका फाउंडर लेनिन है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1917 में लेनिन ने कर दिया था। लेकिन क्या हुआ, 1921 में जब स्टालिन आया यहाँ पे, तो स्टालिन ने इसको काफी ज्यादा मजबूती प्रदान किया। ठीक है, मतलब काफी अच्छे तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग किया। आखिर ये सोवियत यूनियन जो इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, ये फिर टूट क्यों गया 1991 में। देखिए, 1917 में ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, 1991 में ये ब्रेक हो गया। तो कॉज क्या है कि इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 15 कंट्रीज थी, वो 15 कंट्री जो ब्रेक हो जाती है 1991 में, कॉज क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में। कारण क्या थे, पहला कारण था अपने पास ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट थी वो ब्यूरोक्रेटिक थी, काफी ज्यादा जो है वो तानाशाही वाली सरकार थी, ऑथोरिटेरियन था। ठीक है, याद रखिए, और छोटे छोटे काम के लिए आपको बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। ठीक है, दूसरा कारण था सिंगल पार्टी रूल। ठीक है, सिंगल पार्टी रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, याद रखिए, एंड इट वाज नॉट अकाउंटेबल फॉर इट्स सिटीजन। वहां पे सिंगल पार्टी रूल है और वो भी जो है अकाउंटेबल नहीं है, किसके लिए, नॉट अकाउंटेबल टू इट्स सिटीजन। ये अपने सिटीजन के लिए अकाउंटेबल नहीं है, समझिए, एक ही पार्टी रूल कर रही है और वो अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है। तीसरा, लैक ऑफ फ्रीडम, वहां के लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं था, किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा एक और कारण है, वो है अपने पास टाइट प्रेस सेंसरशिप। सेंसरशिप काफी ज्यादा था। ठीक है, याद रखिए, प्रेस के ऊपर अधिकार, प्रेस को इतना अधिकार नहीं था कि अपने मन से कुछ लिख पाए। एक और कॉज है, वो है अफगानिस्तान इन्वेजन, जो इसने 1979 में यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान में जो है एंटर कर गया। और 1979 से 1989 तक समझिए 10 ईयर्स, 10 साल इसने कहाँ बिताए हैं, 10 साल इसने जो है वो अफगानिस्तान में बिताए हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसके सोल्जर्स मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके सोल्जर्स वॉन्डेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, और बहुत बड़ी इकोनॉमी इसकी वहां लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण था। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कारण था पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव। सबसे लास्ट आपको पता है, इसका जो अपने पास हेड होता है वो होता है मिखाइल गोर्बाचेव। और मिखाइल गोर्बाचेव की दो पॉलिसी, पहली पॉलिसी का नाम था ग्लासनोस्ट और दूसरे का नाम था पेरेस्ट्रोइका। तो इसकी दो पॉलिसी थी, एक पॉलिसी थी अपने पास ग्लासनोस्ट, ठीक है, और दूसरी पॉलिसी थी अपने पास पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों पॉलिसी इसकी काफी खतरनाक पॉलिसी थी। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों पॉलिसी में क्या था, पहली पॉलिसी जो ग्लासनोस्ट है, इसका मतलब होता है ओपननेस, मतलब इसने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था आउटसाइडर लोगों के लिए। और थोड़ा रिफॉर्म लाया। रिफॉर्म क्या लाया कि पहले वहां पे लोगों के पास राइट टू स्पीक नहीं था, किसी भी तरीके का फ्रीडम नहीं था, जो राइट्स नहीं था, फ्रीडम नहीं था। तो इसने सोचा कि हम लोगों को थोड़ा फ्रीडम देंगे तो लोग हमारे फेवर में आएंगे। लेकिन क्या है कि इतने साल उन लोगों को दबा के रखा गया था ना, 1917 से लेकर 1991 तक। तो उसके बाद जो है याद रखिए क्या हुआ कि इनका गुस्सा भड़क गया सरकार के अगेंस्ट। ठीक है,
तो ये तो मैंने शॉर्ट बता दिया, आप इसको बना के लिख दीजिएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो ये 6 मार्क्स में आप बना के लिखिएगा। मैंने पॉइंट बता दिया कि एक अपने पास ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, सिंगल पार्टी रूल था, ठीक है, याद रखिए, और वो पार्टी अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, लैक ऑफ फ्रीडम था, टाइट प्रेस सेंसरशिप था, अफगानिस्तान इन्वेजन जो इसका बहुत बड़ा कॉज है, पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव लाइक ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका। तो ये अपने पास कॉजेज हैं इसके टूटने के, ठीक है। आगे एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, स्ट्रेंथन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ यूएसएसआर, दोनों लिखना है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथन भी लिखना है कि ये अपने पास पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था, यूएसएसआर क्यों था इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, और ये उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है। तो अगर सिर्फ स्ट्रेंथन आ जाता है तो ये 3 मार्क्स में लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा कि क्यों इतना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था। तो सबसे पहला पॉइंट, इट हैड वास्ट रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। इसके पास बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्स था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये रसिया के साथ साथ जो है और भी यूरोपियन कंट्रीज को मिला के बहुत बड़े रीजन में यूएसएसआर था, तो ये टेरिटरी काफी बड़ी थी, नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा था, पेट्रोलियम है, उसके पास नेचुरल गैस है, सब कुछ है। उसके बाद लार्जेस्ट एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसके पास काफी बड़ा जो है, याद रखिएगा, मतलब काफी बड़ा इसके पास क्या है, अपने पास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। लार्जेस्ट एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, काफी बड़ा इसके पास ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था, ठीक है। देयर वाज नो, अपने पास याद रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे किसी भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, ये भी इसके मतलब स्ट्रेंथन का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। किसी भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। गवर्नमेंट प्रोवाइड, अपने पास मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो सरकार थी वही मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को प्रोवाइड करती थी, चाहे वो अपने पास हाउसिंग हो, फूड हो, हेल्थ हो, ये सब चीज वही सरकार प्रोवाइड करवाती थी। हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, हेल्थ हो गया, ये सरकार प्रोवाइड करवाती थी, ये सब स्ट्रेंथ है, ठीक है, यूएसएसआर का। उसके बाद दे प्रोड्यूस ऑल कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम पिन टू कार, ये खुद अपनी कंट्री में ही सारा का सारा कंज्यूमर गुड्स बनाते थे, जितना भी कंज्यूमर गुड्स था ये सारा का सारा खुद अपनी कंट्री में बनाते थे, चाहे वो छोटा से छोटा पिन हो या बड़ा से बड़ा कार तक हो, सब कुछ ये खुद अपने यहाँ बनाते थे। तो ये इसका स्ट्रेंथ हो गया यूएसएसआर का, ठीक है। उसके बाद याद रखिए इसके ड्रॉबैक्स थे, ड्रॉबैक्स जो अभी मैंने ऊपर लिखवाया था वही ड्रॉबैक्स है, ऑथोरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक था, सिंगल पार्टी रूल था, अकाउंटेबल नहीं था लोगों के लिए, लैक ऑफ फ्रीडम था, टाइट प्रेस कंट्रोल था, ठीक है। उसके अलावा जो है याद रखिएगा कि वहां पे जो है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सबसे बड़ी कारण थी। एक एवरग्रीन क्वेश्चन जो बोलते हैं ना भाई, एकदम समझिए सदाबहार क्वेश्चन, वो है अपने पास, ये जितना इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यह है शॉक थेरेपी क्या था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। शॉक थेरेपी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, देखिए शॉक थेरेपी क्या था। शॉक थेरेपी के बारे में बताइएगा, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। मतलब क्या है, देखिए तो ये प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन है कि जो कंट्री कहां से कहां तक कन्वर्ट हो रही है, जो ऑथोरिटेरियन और सोशलिस्ट से कन्वर्ट होके कहां तक जाना बाबू, ऑथोरिटेरियन कन्वर्ट होगा डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट कन्वर्ट होगा कैपिटलिस्ट में। तो ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, कि शॉक थेरेपी क्या था, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। जो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड किया गया था, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या था, इट वाज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। हम जो ये आंसर लिखे एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो याद रखिए सबसे पहला कि जो कंट्री जो अपने पास, अच्छा देखिए वर्ल्ड बैंक और अपने पास आईएमएफ इन कंट्रीज को प्रॉमिस की 1991 में, जब अपने पास यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो जो भी सोशलिस्ट कंट्रीज थी उन सब कंट्रीज के सामने जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बोलने लगा कि एक काम करो तुम लोग जो है वो कैपिटलिस्ट में आ जाओ, कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी इकोनॉमी को हम चला लेंगे, हम संभाल लेंगे, ठीक है। तुम अपना जो क्लोज इकोनॉमी रखे हो इस क्लोज इकोनॉमी को खोलो, बाहर की कंट्रीज को अपने यहाँ आने दो, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ जो सारे रिसोर्स सरकार के कंट्रोल में है वो हटाओ, यहाँ पे जो है वो कैपिटलिस्ट लोगों को आके इन्वेस्ट करने दो। तो इससे निगेटिव इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ा। निगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, बाहर के लोग जब आ गए ना तो सरकार का कंट्रोल जो है उनकी इकोनॉमी से खत्म हो गया। अब सरकार का जैसे ही कंट्रोल खत्म हुआ उनके यहाँ जो है इन्फ्लेशन आ गया, उनका जो इकोनॉमी था वो पूरा का पूरा डूब गया, ठीक है। जो प्रॉमिस वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने किया था वो पूरा हुआ ही नहीं। तो यहां पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमने लिखे हैं, 4 कॉन्सिक्वेंसेस आप याद रखिएगा। पहला, इट ruined द इकोनॉमी ऑफ सोशलिस्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड द कैपिटलिस्ट सिस्टम। जिस कंट्री ने कैपिटलिस्ट सिस्टम को एक्सेप्ट किया उनकी इकोनॉमी ruined हो गई, मतलब बर्बाद हो गई।
दूसरा, ऑल गवर्नमेंट होल्डिंग वर पुट ऑन सेल फॉर द प्राइवेट ओनरशिप, सारी की सारी सरकारी संपत्ति जो थी वो प्राइवेट ओनरशिप के लिए जो है वो बेचने के लिए लगा दी गई। उसके बाद इट क्रिएटेड लार्ज गैराज सेल इन रसिया, और रसिया में तो एक बहुत बड़ा गैराज सेल आ गया, ठीक है, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो वैल्यूएबल कंपनीज थी, ठीक है, याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट की वैल्यूएबल कंपनीज थी वो सब जो है कौड़ियों के दाम में बिक रहे थे, मतलब मिनिमम रेट पे जो है वो बेचे जा रहे थे और लोग उसको परचेस कर रहे थे। एंड द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय, पहले सरकार ही सब कुछ प्रोवाइड करती थी ना, पहले ही सरकार जो थी वो वेलफेयर एक्टिविटीज करती थी, पहले सरकार लोगों को हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन ये सब कौन देती थी, ये सब सरकार देती थी। और जैसे ही चीजें खत्म हुई, सब प्राइवेटाइज हो गया, तो ये सारी चीज क्या हो गया, ये खत्म हो गया। तो मतलब क्या है कि पहले जो अपने पास ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर था ये पूरा सिस्टमैटिकली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपको समझ आ गया कि शॉक थेरेपी क्या था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। शॉक थेरेपी एक प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन था फ्रॉम ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम विच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, पहला, इट ruined द इकोनॉमी ऑफ सोशलिस्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड कैपिटलिस्ट सिस्टम। दूसरा, ऑल गवर्नमेंट होल्डिंग्स वर पुट ऑन सेल फॉर प्राइवेट ओनरशिप, सारे के सारी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेचा जाने लगा। तीसरा, इट क्रिएटेड लार्जेस्ट ग्राज सेल इन रसिया, रसिया में बहुत बड़ा ग्राज सेल आ गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसके कारण जो है रशियन करेंसी रूबल का जो प्राइस था वो काफी तेजी से डिक्लाइन हो गया, ठीक है, और जो ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर था वो सिस्टमैटिकली क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। आगे देखिए, ये अपने पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सिर्फ लोकेशन का नाम लिखना पड़ेगा। एरिया ऑफ टेंशन इन सोवियत रिपब्लिक, जब अपने पास सोवियत रिपब्लिक डिस्ट्रॉय हुआ, जब वो अपने पास क्या हो गया, टूट गया, ठीक है, याद रखिए, जब अपने पास यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, तो सबसे ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट कहां देखने को मिले थे, यूएसएसआर के कौन से रीजन में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे। तो अब यहां पे बताइएगा, सबसे पहले रसिया में 2 रिपब्लिक था, इन रसिया 2 रिपब्लिक्स, पहला है चेचन्या और दूसरा है दागिस्तान। रसिया में 2 रिपब्लिक थे, चेचन्या एंड दागिस्तान, ठीक है। यहाँ पे काफी बड़ा जो है वो सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिला। सेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, सेशनिस्ट मूवमेंट होता है जहां पे लोग जो है किसी कंट्री से बाहर निकलने के लिए मूवमेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल, इंडिया में एक सेशनिस्ट मूवमेंट का अगर पूछा जाए तो याद रखिए खालिस्तान मूवमेंट। जो अपने पास खालिस्तान मूवमेंट है इंडिया में वो क्या है, सेशनिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला इंपैक्ट देखने को मिला हमें कहां देखने को मिला, तो सबसे पहला इंपैक्ट हमको देखने को मिला रसिया में। रसिया के 2 रीजन थे, चेचन्या और दागिस्तान, उन लोगों ने जो है वो अपने पास मूवमेंट कर दिया, सेशनिस्ट मूवमेंट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बताएंगे तजाकिस्तान, ठीक है। तजाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ गया, ठीक है, और वहां पे जो है 10 साल के लिए सिविल वॉर 1991 से 2001 तक चला। तीसरा रीजन है अजरबैजान। अजरबैजान में अपने पास एक प्रोविंस था, उसका नाम था नागोर्नो काराबाख, ठीक है, नागोर्नो काराबाख, नाम याद रहेगा, नागोर्नो काराबाख, ठीक है। तो ये अपने पास अजरबैजान में एक प्रोविंस था नागोर्नो काराबाख, वहां पे जो है हमको जो आर्मेनियन लोग रहते थे उन लोगों ने जो है वो अपने पास सेशनिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया और बोले कि हमें आर्मेनिया में ज्वाइन होना है। तो अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नागोर्नो काराबाख, सम लोकल आर्मेनियंस वांट टू सेसीड एंड ज्वाइन आर्मेनिया, वहां भी मूवमेंट देखने को मिला। उसके अलावा अपने पास जॉर्जिया है, जॉर्जिया हैज विटनेस अ सिविल वॉर फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, याद रखिएगा, जॉर्जिया में हमको जो है वो सिविल वॉर देखने को मिला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ही अपने पास यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो सोवियत रिपब्लिक में कौन कौन से रीजन थे जहां पे सबसे ज्यादा टेंशन देखने को मिले, तो रसिया के 2 प्रोविंस चेचन्या एंड दागिस्तान। तजाकिस्तान में जो है अपने पास सिविल वॉर आ गया 10 साल के लिए। अजरबैजान का एक प्रोविंस नागोर्नो काराबाख, वहां पे सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिला। जॉर्जिया में सिविल वॉर हो गया, ठीक है। तो तजाकिस्तान और जॉर्जिया दोनों सिविल वॉर से सफर किया। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा अपने पास पोस्ट यूएसएसआर कंट्री था जिसने 10 ईयर्स के लिए सिविल वॉर फेस किया है। इसके लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन और पूछा भी गया है, ठीक है, पोस्ट यूएसएसआर कंट्रीज या पोस्ट सोवियत कंट्री, ठीक है, पोस्ट सोवियत कंट्री दैट विटनेस कंट्री दैट विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स, दैट विटनेस सिविल वॉर फॉर 10 ईयर्स। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद है क्या, वो तजाकिस्तान है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करते हैं इफेक्ट ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का क्या असर पड़ा, या फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आएगा, चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। जब यूएसएसआर टूटा तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, तो सबसे पहला असर पड़ता है कि कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। फर्स्ट, कोल्ड वॉर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। दूसरा, रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इंप्रूव्ड। जो जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला था, 2 कंट्री के बीच में एक तरफ यूएसए थी और दूसरी तरफ यूएसएसआर था।
यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है और ये जो है अपने पास सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में जो अपने पास रिश्ते हैं अब इंप्रूव होंगे क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। तो अब जनरली दोनों के बीच में रिलेशन इंप्रूव होंगे। थर्ड कि यूएसएसआर जैसे खत्म हुआ उसके बाद वर्ल्ड उस टाइम पे बाइपोलर था, जब यूएसएसआर खत्म हो जाएगा तो वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर बन जाएगा और वर्ल्ड में एकमात्र सुपर पावर आएगा, कौन? अमेरिका। थर्ड, वर्ल्ड बिकम यूनिपोलर एंड यूएसए बिकम सिंगल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। उसके बाद फोर्थ कि रसिया इनहेरिटेड ऑल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज ऑफ यूएसएसआर। जितना भी यूएसएसआर का ट्रीटीज था, जितना भी यूएसएसआर का एग्रीमेंट था, सब रसिया के हाथों में चला गया। एंड रसिया एज्यूम्ड द परमानेंट सीट ऑफ यूएसएसआर इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है। उसमें यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर की जगह कौन आ जाता है अपने पास? यूएसएसआर की जगह जो है अब रसिया आ जाता है परमानेंट मेंबर, ठीक है। उसके बाद यूएसएसआर ब्रोक आउट इनटू 15 नेशन। जब अपने पास यूएसएसआर टूटा तो 15 कंट्रीज में बने और ये 15 कंट्रीज जब अलग अलग हुए तो रसिया तो उधर चला गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन गया, सारे के सारे यूएसएसआर के जो एग्रीमेंट है वो उसके हाथों में आ गया और बाकी जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बची, ठीक है, याद रखिए, दे फॉर्म्ड सीआईएस, ठीक है, याद रखिए। इन लोगों ने अपने पास क्या बनाया? सीआईएस बनाया, ठीक है, याद रखिए। कॉमनवेल्थ है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया, ठीक है। एंड सम ऑफ देम बिकेम मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, और कुछ जो है वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिए। कुछ अपना क्या बनाया? सीआईएस बनाया और कुछ जो है वो क्या किए? यूरोपियन यूनियन, ये जो 15 कंट्रीज टूटे उसमें से। उसके बाद मेनी नेशन इमर्ज एज द प्लेयर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और उसके बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत सारे नए नए प्लेयर आए, जबकि उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ 2 ही प्लेयर था, एक था अपने पास यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर। उसके बाद जैसे ही यूएसएसआर टूटा उसके बाद वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज राइज हुई। चाइना और इंडिया जो है वो एशिया में रैपिडली ग्रो करने वाली कंट्री बनी। तो ये सब वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे असर है यूएसएसआर के टूटने का, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूएसएसआर के टूटने का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, तो सबसे पहला पॉइंट बताएंगे, क्या बताएंगे? सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया। दूसरा बताएंगे कि जो रिलेशन था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में वो इंप्रूव हुआ, वर्ल्ड यूनिपोलर बन गया, यूएसए जो है वो सिंगल सुपर पावर बन गया वर्ल्ड में, ठीक है। रसिया ने सारे के सारे एग्रीमेंट और ट्रीटी जो है वो एज्यूम कर लिया यूएसए का, सॉरी यूएसएसआर का, और उसके अलावा जो परमानेंट सीट था यूएसएसआर का सिक्योरिटी काउंसिल में वो भी रसिया के पास आ गया। उसके बाद यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूटा तो उसमें से अधिकतर कंट्रीज ने सीआईएस फॉर्म किया और कुछ कंट्रीज यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ली। उसके अलावा बहुत सारे जो है अपने पास वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नए नए प्लेयर इमर्ज होके आए। चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज एशिया में काफी तेजी से ग्रो हुई। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे देखिए, इंडिया एंड रसिया रिलेशन, ये बहुत बोलते हैं ना, ये भी एक एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। इंडिया एंड रसिया रिलेशन, तो देखिए इंडिया रसिया रिलेशन मैंने जितना लिखा है ये पॉइंट आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया हैड मेंटेन अ गुड रिलेशन विद ऑल कम्युनिस्ट कंट्रीज बट इंडिया रसिया रिलेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। इंडिया ने सारे के सारे सोवियत कंट्रीज के साथ, कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ काफी बढ़िया रिलेशन बना रखा है, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया रिलेशन जो है वो इंडिया और रसिया का है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने जो लिखा वो समझ आ गया आपको कि इंडिया हैज मेंटेन अ गुड रिलेशन विद ऑल कम्युनिस्ट कंट्री बट इंडिया रसिया रिलेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। इंडिया रसिया रिलेशन उसमें सबसे ज्यादा क्या है अपने पास? स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है पहला, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आते हैं अपने पास, इंडियाज रिलेशन विद रसिया इज ए हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। जो इंडिया रसिया रिलेशन है, ठीक है, याद रखिए, ये क्या है अपने पास? एक हिस्ट्री है, किस चीज का? ट्रस्ट का और म्यूचुअल बेनिफिट का, भरोसे का रिश्ता है और साथ में म्यूचुअल बेनिफिट। मतलब अगर हम दोनों के बीच में रिलेशन है, इंडिया और रसिया के बीच में रिलेशन है, तो उससे इंडिया को भी बेनिफिट है और रसिया को भी बेनिफिट है। ये होता है म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट है इस रिलेशन से, ठीक है। तो जनरली इंडिया रसिया रिलेशन जो है याद रखिए एक हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट है। उसके बाद बोथ कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। दोनों कंट्री जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को जो है वो क्या करता है अपने पास? शेयर करता है, उसके विजन को शेयर करता है। बोथ कंट्रीज शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। दोनों कंट्री चाहता है कि वर्ल्ड में कोई सुपर पावर, एक सुपर पावर ना हो बल्कि सारी कंट्रीज डेवलप्ड हो। उसके बाद इंडिया रसिया में बताइए कि इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट है फॉर रसिया, ठीक है। मतलब इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो रसिया जो हथियार बेचता है उसमें दूसरा सबसे बड़ा हथियार जो है वो इंडिया खरीदता है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट, ठीक है, फॉर रसिया। रसिया के लिए जो है, अब देखिए रसिया का तो रिलेशन बढ़िया इंडिया के साथ रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, हम उसके लिए सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, ठीक है। उसके बाद इंडिया गॉट सपोर्ट ऑन मेनी इशूज बाय रसिया, ठीक है, याद रखिए हम जो है वो बहुत सारे इशूज पे जो है वो क्या किए, रसिया से जो मदद लिए हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में। जैसे वो कश्मीर इशू हो या फिर टेररिज्म हो, वहां पे हमको क्या मिला है? उससे मदद मिला है, ठीक है।
मतलब चाहे वो अपने पास क्या हो, अपने पास सच एज टेररिज्म हो गया या कश्मीर इशू होगा वहां पे, ठीक है। आगे देखिएगा कि रसिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है, इंडिया न्यूक्लियर अपने पास जो प्लान है, ठीक है, मतलब रसिया जो है याद देखिए भारत के न्यूक्लियर प्लान के लिए भी काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे न्यूक्लियर प्लान के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ये पॉइंट इंडिया रशिया रिलेशन में आपको लिखना है। देखिए इंडिया रशिया रिलेशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहला इंडिया हैड मेंटेन अ गुड रिलेशन विद ऑल कम्युनिस्ट कंट्री बट इंडो रशिया रिलेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। दूसरा इंडिया रशिया रिलेशन जो है याद देखिए इट इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, इंडिया रशिया रिलेशन जो है एक हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट का है, दोनों कंट्रीज विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को शेयर करते हैं। उसके बाद इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है रशिया के लिए। उसके बाद याद देखिए अपने पास कि इंडिया जो है हमेशा जो है वो बहुत सारे इशूज के ऊपर रशिया से जो है क्या किया, सपोर्ट गेन किया है, जैसे कि अपने पास यूनाइटेड नेशन में जैसे कि अपने पास टेररिज्म हो गया उसके ऊपर, या फिर कश्मीर इशू हो गया इसके ऊपर, ठीक है, हमेशा सपोर्ट गेन किया। उसके बाद रशिया जो है एक इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्लान के लिए। तो ये इंडो रशिया रिलेशन हो गया। तो इस चैप्टर में हमने जो जो क्वेश्चन पढ़ा वो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से। सबसे पहले तो याद रखिए अपने पास बाइपोलरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके बाद सोवियत यूनियन क्या था, ठीक है, वो सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका फाउंडर लेनिन था, जिसकी इकोनॉमी सोशलिस्ट थी, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद इसको जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूप दिया गया था स्टालिन के द्वारा। उसके बाद याद रखिए कारण क्या था इसके टूटने का, तो यहाँ पे मैंने कॉज मेंशन किया है कि ये ब्यूरोक्रेटिक था, ऑथोरिटेरियन था, सिंगल पार्टी रूल थी और वो पार्टी जो है वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी। उसके बाद लैक ऑफ फ्रीडम था, वहां के लोगों के पास आजादी नहीं थी। उसके अलावा प्रेस के ऊपर टाइट सेंसरशिप था, ठीक है। उसके अलावा अफगान इन्वेजन इसके टूटने का बहुत बड़ा कारण था क्योंकि बहुत बड़ी इकोनॉमी वहां चली गई, ठीक है, बहुत सारे इसके सोल्जर्स मारे गए, मोरल्स डाउन हुआ वहां पे। उसके अलावा पॉलिसीज ऑफ मिखाइल गोर्बाचेव सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इसकी दो पॉलिसी ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, ये सबसे बड़ी जो है वो पॉलिसी जो है एक कॉज थी उसके टूटने का। उसके बाद ये इसका स्ट्रेंथ और ड्रॉबैक लिखना है। स्ट्रेंथ में मैंने बताया कि इंडिया ने जो ये याद रखिए जो अपने पास यूएसएसआर था इसके पास बहुत बड़ा रिसोर्स था, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज थे, चाहे इसके पास ऑयल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो। उसके बाद इसके पास लार्जेस्ट एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था। उसके बाद याद रखिए कि वहां पे किसी भी तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को प्रोवाइड करवाती थी। उसके बाद याद रखिए कि ये सब कुछ खुद प्रोड्यूस करते थे, दे प्रोड्यूस ऑल कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम पिन टू कार्ड। उसके बाद याद रखिए ड्रॉबैक्स क्या था, जो ऊपर पढ़े हैं, ऑथोरिटेरियन था, सिंगल पार्टी रूल थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी था, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा शॉक थेरेपी क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। शॉक थेरेपी क्या था, तो एक प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन था, ठीक है, जो अपने पास ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट किए, व्हिच वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था। कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, 4 कॉन्सिक्वेंसेस। पहला, इट ruined द इकोनॉमी ऑफ सोशलिस्ट कंट्री हु एक्सेप्टेड कैपिटलिस्ट सिस्टम। दूसरा, all government holdings were put on sale for private ownership. तीसरा, इट क्रिएटेड लार्जेस्ट ग्रास सेल इन रशिया, ठीक है, एंड बोलते हैं ये वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल ग्रेजुअली डिक्लाइन, ठीक है, याद रखिए जो अपने पास वैल्यू था रशियन करेंसी रूबल का वो काफी तेजी से डिक्लाइन हो गया। उसके बाद ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय, जो पहले सरकार जो वेलफेयर चीजें करती थी वो चीजें क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई। एरिया ऑफ टेंशन 2 मास का आएगा, मैंने बताया था रसिया में 2 प्रोविंस थे, चेचन्या और दागिस्तान, वहां पे सेसेनिस्ट मूवमेंट चला। तजाकिस्तान में सिविल वॉर चला 10 साल के लिए। अजरबैजान का नागोर्नो काराबाख, वहां पे सेसेनिस्ट मूवमेंट चला। जॉर्जिया में जो है वो सिविल वॉर चला। इफेक्ट क्या पड़ा यूएसएसआर के टूटने का वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर, तो मैंने इसके 6 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो रिलेशन था वो इंप्रूव हो गया। वर्ल्ड जो है बाइपोलर से जो है वो यूनिपोलर बन गया, ठीक है, यूएसए और सिंगल सुपर पावर के रूप में आ गया। रसिया सारे के सारे एग्रीमेंट और ट्रीटीज जो यूएसएसआर के तो वो इनहेरिट कर लेता है, इनहेरिट करता है उसको, ठीक है, और साथ में जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन जाता है रसिया। यूएसएसआर 15 कंट्रीज में टूटा था, तो उसके बाद बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने सीआईएस फॉर्म किया और बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जो है वो नए नए प्लेयर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इमर्ज होके आए। इंडिया और चाइना, ठीक है, एशिया में काफी तेजी से ग्रो करने वाली कंट्री बनी, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया है इंडो रसिया रिलेशन, ठीक है, तो याद रखिए इंडो रसिया रिलेशन जो है, ठीक है, याद रखिए, तो इसमें पहले बताया कि इंडिया हैड मेंटेन अ गुड रिलेशन विद ऑल कम्युनिस्ट कंट्री बट इंडो रसिया रिलेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग देम। भारत ने हमेशा सबके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रखा है, लेकिन याद रखिए कि इंडो रसिया रिलेशन सबसे बढ़िया है।
इंडियाज रिलेशन विद रसिया इज हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट। भारत का जो रिश्ता है रसिया के साथ वो अपने पास हिस्ट्री है ट्रस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट का। बोथ कंट्री शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। दोनों कंट्री मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को जो है विजन को शेयर करता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रसिया। इंडिया गॉट सपोर्ट ऑन मेनी इश्यूज बाय रसिया इन इवेंट, जैसे कि टेररिज्म हो गया, कश्मीर इशू हो गया, उसके ऊपर हमें मदद मिली है। रसिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट, ठीक है। और फिर अगले क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे कंटेम्पररी सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। तो आज लेसन 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, कल लेसन 2 का करवा देंगे आपको। ओके, थैंक यू।